नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। साथियों, हमारी जो रैपिड रिवीजन की क्लासेस चल रही है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर थर्ड आरएस मेंस 2025। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए जो हमने लास्ट क्लास के अंदर जो लोक प्रशासन के उपागम हैं, अधिगम हैं, उनकी चर्चा हम कर रहे थे, उन चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने हमारे सिलेबस के अंदर अधिगम के अंदर कई सारे अधिगमों को हमने पढ़ लिया था। मानव संबंध उपागम की चर्चा हमने लास्ट क्लास के अंदर की थी। अब हम व्यवहारवादी उपागम की चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, व्यवहारवादी उपागम से संबंधित बहुत सारे विचारक हैं जिनको हमें पढ़ना है। इनमें से सबसे पहला विचारक वो है जिसका नाम है चेस्टर बर्नार्ड। दोस्तों, सबसे पहले हम चेस्टर बर्नार्ड को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सबसे प्रमुख विचारक है हर्बर्ट साइमन को हम काफ़ी डिटेल से डिसीजन मेकिंग के संबंध में पढ़ेंगे। और उसके बाद हर्बर्ट साइमन के बाद हम लोग बहुत सारे मोटिवेशन संबंधी विचारक हैं, उनमें से तीन प्रमुख विचारकों को खासकर डगलस मैकग्रेगर, अब्राहम मैस्लो और फ्रेडरिक हचबर्ग, इन तीन विचारकों को, जो मोटिवेशन से संबंधित विचारक हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन इनको पढ़ने से पहले हम लोग ये जाने, थोड़ा सा लिंक समझें। आपको लिंक करके मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, कि सबसे पहले अपन बात करें शास्त्रीय विचारधारा के अंदर संगठन की संरचना को महत्व दिया गया था, यानी संगठन को मशीन के रूप में देखा गया था और कर्मचारियों के मोटिवेशन को केवल आर्थिक पहलुओं तक ही सीमित किया गया था। कैरेट एंड स्टिक थ्योरी का समर्थन किया गया था। संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों को मशीन के पुर्जे के रूप में और संगठन को मशीन के रूप में और कर्मचारियों को मशीन के पुर्जे के रूप में देखा गया था। आपको याद होगा, शास्त्रीय विचारधारा ये मानती है कि संगठन की संरचना सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसको तार्किक रूप से सोच समझ करके अच्छे से बनाइए और सार्वभौमिक सिद्धांतों की खोज कीजिए। सार्वभौमिक सिद्धांतों की खोज के आधार पर इसका निर्माण करेंगे और कर्मचारियों को समय पे उचित मात्रा में वेतन भत्ते देंगे। तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी अपना काम बेटर करेंगे और संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेगा। यानी उन्होंने संरचना पे ज्यादा ध्यान दिया। संगठन में कर्मचारियों के मानवीय पहलू पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने भीड़ परिकल्पना का समर्थन किया, आर्थिक मनुष्य की अवधारणा का समर्थन किया और संगठन में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों को एक दूसरे से अलग थलग, अकेले अणु परमाणु के रूप में देखा। उन्होंने मानवीय व्यवहार का अध्ययन नहीं किया, मानवीय स्वभाव के बारे में कोई चर्चा नहीं की। वहीं आप लोगों को याद होगा, मैंने मानव संबंध विचारधारा जो लास्ट क्लास के अंदर पढ़ाया, उसमें यह बताया था कि संगठन में काम करते करते कर्मचारियों के आपस में अनौपचारिक समूह बन जाते हैं और ये अनौपचारिक समूह जो हैं आपस में एक दूसरे के कार्य व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये सब लोग जो है मिलकर के काम करते हैं। ये आपसी संबंधों के आधार पे संगठन की कार्यप्रणाली को निर्धारित करते हैं। यहाँ पर ये पहली बार मनुष्य की मनुष्यता को स्थापित किया गया, मानवीय पहलू को स्थापित किया गया। संगठन को सजीव संरचना माना गया, सामाजिक व्यवस्था के रूप में जाना गया। मानवीय व्यवहार को महत्व दिया गया। लेकिन इन्होंने भी मानवीय व्यवहार का सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया, व्यापक अध्ययन नहीं किया। इन्होंने मानवीय व्यवहार के केवल एक सामाजिक पहलू, मानव संबंधों वाले पहलू को ज्यादा फोकस किया। इस बात से प्रभावित हुआ चेस्टर बर्नार्ड। कौन आया? चेस्टर बर्नार्ड। और चेस्टर बर्नार्ड ने व्यवहारवादी विचारधारा की शुरुआत की, यानी मानव संबंध विचारधारा का ही सुधारात्मक रूप या विकसित रूप जो है व्यवहारवादी विचारधारा है। और व्यवहारवादी विचारधारा के अंदर संगठन में कर्मचारियों के व्यवहार को महत्व दिया गया। इन्होंने कहा कि किसी संगठन की सफलता असफलता जो है उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों के व्यवहार पर निर्भर करती है। अगर ये काम करने के लिए मोटिवेट होंगे तो मिलके काम करेंगे, सहयोग से काम करेंगे, अभिप्रेरित होकर काम करेंगे, तो संगठन की कार्यप्रणाली बेटर हो जाएगी। और कार्यप्रणाली बेटर होगी तो संगठन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल
हो जाएगा। तो यहाँ पर संगठन की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए मानवीय व्यवहार के अध्ययन करने की, मानवीय व्यवहार का सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक अध्ययन करने की बात, व्यापक रूप से अध्ययन करने की बात यहाँ पर व्यवहारवादी विचारक कहते हैं, जिनको व्यवहारवादी विचारधारा को नवशास्त्रीय विचारधारा भी कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहला विचारक जो था पूर्ण व्यवहारवादी विचारक, जिसको पहला पूर्ण व्यवहारवादी विचारक कहते हैं, वो था चेस्टर बर्नार्ड। और चेस्टर बर्नार्ड ने जो मानव संबंध विचारधारा थी, एल्टन मेयो से बड़ा प्रभावित था, एल्टन मेयो और एमपी फॉलेट से बड़ा प्रभावित था, खासकर एल्टन मेयो से। उन्होंने मानवीय व्यवहार की जो बात एल्टन मेयो ने की थी उसकी पर ज़्यादा फोकस किया, और उसको ध्यान में देते हुए इन्होंने, चेस्टर बर्नार्ड ने संगठन के मानवीय पहलू पर फोकस किया और संगठन को अनौपचारिक व्यवस्था के रूप में देखा। दोस्तों, हम चेस्टर बर्नार्ड के बारे में भी थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं कि चेस्टर बर्नार्ड साहब क्या कहते हैं। चेस्टर बर्नार्ड भी एक अमेरिकी विचारक हैं, उनकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। दोस्तों, चेस्टर बर्नार्ड ने कुछ महत्वपूर्ण पहलू बताए। उन्होंने, सबसे पहले तो हम उनके परिचय की बात करेंगे, शॉर्ट में इनका परिचय देखेंगे। फिर उसके पश्चात, परिचय के पश्चात हम ये देखेंगे कि उन्होंने संगठन की क्या परिभाषा दी है, या संगठन के क्या क्या मूल तत्व बताए हैं, मेन एलिमेंट्स क्या हैं। इन्होंने संगठन के प्रकार बताए हैं, प्रकार की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि संगठन के अंदर जो इन्होंने एक बहुत प्रमुख सिद्धांत दिया था, जिसको स्वीकृति का सिद्धांत भी कहते हैं। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है, स्वीकृति का सिद्धांत। इसके पश्चात इन्होंने एक और सिद्धांत दिया जिसका नाम है तटस्थता या उदासीनता का क्षेत्र, तटस्थता या उदासीनता का क्षेत्र। इन्होंने योगदान संतुष्टि संतुलन सिद्धांत भी दिया, योगदान संतुष्टि संतुलन सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। और लास्ट में इन्होंने कुछ नेतृत्व के संबंध में भी बात की है, तो उनकी चर्चा तो हम कर लेंगे शॉर्ट में। दोस्तों, परिचय की बात करें तो मैंने आपको बताया कि चेस्टर बर्नार्ड अमेरिकी विचारक हैं और ये व्यवहारवादी विचारक माने जाते हैं। इन पर खासकर विशेष रूप से मैं बात करूं तो एल्टन मेयो के विचारों का, एल्टन मेयो की बातों का इन पर विशेष प्रभाव था। किनका? एल्टन मेयो की बातों का प्रभाव था। यानी मानवीय व्यवहार की सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक अध्ययन करने पे बल देते थे। ये जानना चाहते थे कि संगठन में काम करने वाला जो कर्मचारी होता है, वो कर्मचारी का व्यवहार किन किन कारकों से प्रभावित होता है। ये इस बात पर फोकस करते थे कि संगठन में काम करने वाला जो ये कर्मचारी है, ये आर्थिक कारकों से प्रभावित होता है, सामाजिक से होता है, या मनोवैज्ञानिक कारकों से होता है, या परिस्थितिगत पहलुओं से होता है, या भावनात्मक पहलुओं से होता है। ये कौन कौन से पहलुओं से इसका व्यवहार प्रभावित होता है, क्योंकि मनुष्य जो है सबसे जटिल व्यवहार वाला प्राणी होता है इस संसार में। अगर किसी को प्रिडिक्ट करना, किसी को पढ़ना, किसी को समझना सबसे ज़्यादा मुश्किल है तो वो मनुष्य है। मनुष्य का मोटिवेशन जो होता है, उसके कार्य व्यवहार संबंधी जो पहलू होते हैं, मोटिवेटिंग फैक्टर होते हैं, अभिप्रेरणा के कारक होते हैं, वो हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। किसी में कोई कारक, किसी में कोई कारक, किसी का कारक सेम है तो उनमें तीव्रता, उसे जो पहलू है मोटिवेटिंग फैक्टर, उसके प्रति तीव्रता अलग अलग इंटेंसिटी की होती है। तो ये सारी बातें, यानी संगठन में कर्मचारी ऊपर से लेकर नीचे तक काम करते हैं, इन्हीं कर्मचारियों के व्यवहार पे संगठन की कार्यप्रणाली निर्भर करती है। अतः संगठन की कार्य प्रक्रिया पर इन्होंने फोकस किया और कार्य प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए कर्मचारियों के सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक और व्यापक रूप से अध्ययन करने पर इन्होंने बल दिया। यानी व्यवहारवादी पहलू पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, इन्होंने अनुभवात्मक पहलू पर ज़्यादा ध्यान दिया। इन्होंने क्या होना चाहिए के बजाय कैसे काम किया जाता है, कैसे काम होता है, यानी संगठन में कर्मचारी कैसे व्यवहार करता है, इस बात पे ज़्यादा फोकस किया। इसीलिए इनको पहला पूर्ण व्यवहारवादी विचारक माना जाता है। संगठन में कर्मचारियों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए इन्होंने कर्मचारियों के व्यवहार को समझने हेतु
उनकी डिसीजन मेकिंग को समझने की बात कही। इन्होंने डिसीजन मेकिंग के महत्व को सबसे पहले बताया था चेस्टर बर्नार्ड ने। हालांकि डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में या निर्णय निर्माण के संदर्भ में सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख विचारक और सबसे व्यापक अध्ययन करने वाला विचारक हर्बर्ट साइमन था। दोस्तों, ये सारे पहलू जो हैं इनके परिचय से संबंधित हैं। इनकी किताब है फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जो कि चेस्टर बर्नार्ड ने 1938 में लिखी थी। उसकी चर्चा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, हम लोग उद्भव विकास में भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। साथियों, इन्होंने संगठन की परिभाषा दी, संगठन के 3 मूलभूत तत्व बताए, संगठन के 3 तत्व बताए। पहला तत्व इन्होंने बताया कि संगठन का कोई सामूहिक उद्देश्य होता है, साझा या सामूहिक उद्देश्य होता है। कोई भी संगठन हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो, हर एक संगठन का कोई ना कोई सामूहिक या साझा उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उस संगठन में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, उन कर्मचारियों में सहयोग करने की इच्छा होनी चाहिए, सहयोग की इच्छा होनी चाहिए। देखो, इच्छा शब्द आते ही मानवीय व्यवहार की बात आ गई, यानी इन्होंने इच्छा को बहुत ज्यादा महत्व दिया था। मानवीय इच्छा, यानी मोटिवेट कब होगा व्यक्ति, जब उसके अंदर काम करने की इच्छा होगी। तो यहाँ पर इच्छा को बहुत ज्यादा महत्व दिया। और तीसरी बात इन्होंने क्या कहा, तीसरा पहलू संगठन के अंदर, तीसरा मूलभूत तत्व इन्होंने संचार को बताया। यानी सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सहयोग की इच्छा से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, संचार करते हैं। तो ऐसी संचार की व्यवस्था को ही हम संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। मतलब संगठन के 3 मूलभूत तत्व बताए इसने, सामूहिक उद्देश्य, सहयोग करने की इच्छा और संचार। यानी संचार करने की व्यवस्था, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी सामूहिक या साझा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब मिलकर के कार्य करते हैं, सहयोग करने की इच्छा से कार्य करते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो ऐसे संचार तंत्र को, ऐसी व्यवस्था को ही हम संगठन कहते हैं। ये इन्होंने संगठन के संबंध में बताया। यानी इन्होंने संगठन को सहकारी व्यवस्था के रूप में, सहयोग करने की व्यवस्था के रूप में देखा। ये संगठन को सहकारी व्यवस्था के रूप में देखते हैं, जबकि एल्टन म्यो सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखते थे। दोस्तों, चेस्टर बर्नार्ड ने संगठन के 2 प्रकार बताए। एक आपको जानकारी है, औपचारिक संगठन, औपचारिक संगठन, और दूसरा इन्होंने बताया था अनौपचारिक संगठन। कौन सा? अनौपचारिक संगठन। दोस्तों, औपचारिक संगठन आप सब जानते हैं कि औपचारिक संगठन, इसका सुनिश्चित उद्देश्य होता है। अनौपचारिक संगठन का प्रारंभ में कोई सुनिश्चित उद्देश्य नहीं होता। दूसरी बात, औपचारिक संगठन का एक नीतियां, नियम, कानून होते हैं, औपचारिक संविधान होता है। जबकि अनौपचारिक संगठन जो होता है उसका कोई नीति, नियम या कानून औपचारिक रूप से निर्मित नहीं होता है, परंपराओं, प्रथाओं, मान्यताओं पर संचालित होता है। औपचारिक संगठन के अंदर काम करने की विधियां, संचार करने के तरीके पहले से तय होते हैं। यहाँ पर संचार करने के तरीके पहले से तय नहीं होते हैं। इसके अलावा औपचारिक संगठन के अंदर प्राधिकार, शक्तियां और कामों का स्पष्ट विभाजन होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन के अंदर इनका विभाजन स्पष्ट रूप से, बहुत स्पष्ट रूप से नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर चेस्टर बर्नार्ड कहता है कि औपचारिक संगठन की सफलता के लिए अनौपचारिक संगठनों का इंपॉर्टेंस या महत्व बहुत ज्यादा होता है। तो दोनों संगठनों में से ये ज्यादा महत्व किसको देता है? अनौपचारिक संगठन को महत्व देता है। कौन? चेस्टर बर्नार्ड। दोस्तों, तो यहाँ पर ये भी बात आपकी समझ में आ गई होगी कि इसने संगठन के 2 प्रकार बताए। अब इसके बाद में इनका जो प्रमुख सिद्धांत है वो है स्वीकृति का सिद्धांत। स्वीकृति का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों? स्वीकृति का सिद्धांत ये कहता है, अब तक शास्त्रीय विचारक ये मानते थे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर अपन मान के चलें कि 2 यहाँ ये अधिकारी है और इसके नीचे माना कि यहाँ पर ये कर्मचारी है। अब तक ये माना जाता था कि सत्ता जो है प्राधिकार पद में निहित होता है। हमेशा उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ही नीचे वाले को आदेश देता है। अभी तक शास्त्रीय विचारक जितने भी थे, परंपरागत विचारधारा जो थी वो ये मानती थी कि आदेश ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं, संचालित होते हैं। यानी उच्च अधिकारी जो होता है उच्च पद की हैसियत से, पद स्थिति की हैसियत से नीचे वाले को आदेश देता है और नीचे वाला उसे फॉलो करता है। जबकि यहाँ पर चेस्टर बर्नार्ड जस्ट उल्टी बात करते हैं, अलग बात कहते हैं कि ऊपर वाला व्यक्ति
जब कोई आदेश देता है तो उसमें कोई ना कोई सूचना निहित होती है। जब तक नीचे वाला व्यक्ति उस सूचना को समझेगा, पढ़ेगा, समझ के उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक वो आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। यानी दिया गया आदेश, तथाकथित आदेश, एक्चुअल में आदेश की श्रेणी में तब आता है जब नीचे वाला उसे स्वीकार कर लेता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट उच्च पद नहीं है, बल्कि नीचे वाले की स्वीकृति ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अतः आदेश ऊपर से नीचे की ओर नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर की ओर दिए जाते हैं। इसी को स्वीकृति का सिद्धांत कहा है किसने? चेस्टर बर्नार्ड ने। किसने कहा दोस्तों? चेस्टर बर्नार्ड ने इसी को स्वीकृति का सिद्धांत कहा। यानी आदेश नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होते हैं, ना कि ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारी के द्वारा दिया गया जो आदेश है, तथाकथित आदेश है, वो अभी संचार मात्र है। उसको नीचे वाला कर्मचारी स्वीकृति प्रदान करने से पहले 4 कंडीशंस को चेक करता है, 4 शर्तों में चेक करता है कि दिया गया आदेश संगठन के हित में हो, नियम कानूनों के अकॉर्डिंग हो, हित में हो, संगठन को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। अगर वो नुकसान पहुंचाएगा तो उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देगा, यानी वो आदेश की श्रेणी में नहीं आएगा। वो उसे स्वीकार तभी करेगा जब संगठन के हित में हो। दूसरी बात क्या कहता है कि मेरे व्यक्तिगत हितों के विपरीत नहीं होना चाहिए, यानी कर्मचारी के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, दिया गया जो आदेश है वो तथाकथित आदेश उसको समझ में आना चाहिए, समझने योग्य होना चाहिए। और चौथी बात जो कही जाती है वो ये है कि जो दिया गया आदेश है वो पालन करने का सामर्थ्य या कैपेसिटी या क्षेत्र अधिकार उस नीचे वाले के पास होना चाहिए, तो ही उसे स्वीकार करेगा, अन्यथा स्वीकार नहीं करेगा। यानी 4 शर्तों के दायरे में कोई आदेश दिया जाएगा तो ही अधीनस्थ कर्मचारी उसे स्वीकार करेगा, अन्यथा अस्वीकार कर देगा। इन 4 शर्तों के दायरे को ही चेस्टर बर्नार्ड ने तटस्थता या उदासीनता का क्षेत्र कहा, और तटस्थता उदासीनता के क्षेत्र को ही साइमन ने स्वीकृति का क्षेत्र कहा, जोन ऑफ एक्सेप्टेंस। इन्होंने कहा जोन ऑफ इनडिफरेंस और जोन ऑफ एक्सेप्टेंस इन्होंने कहा। दोस्तों, यहाँ पर 4 कंडीशंस में कोई आदेश दिया जाएगा तो ही अधीनस्थ उसे स्वीकार करेगा। इन 4 शर्तों के दायरे को ही हम क्या कहेंगे? उदासीनता या तटस्थता का क्षेत्र, और साइमन ने इसे क्या कहा? स्वीकृति का क्षेत्र कहा। दोस्तों, ये आपका दोनों सिद्धांत, दोनों बातें आपकी आपस में मिली जुली हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। योगदान संतुष्टि संतुलन सिद्धांत क्या कहता है कि योगदान, कर्मचारी मोटिवेट कब होगा, काम करने के लिए मोटिवेट तब होगा जब वो जितना योगदान दे रहा है उसकी तुलना में उसको संतुष्टि ज्यादा मिले, चाहे बड़ी थोड़ी ही मिले। संतुष्टि मौद्रिक भी हो सकती है या गैर मौद्रिक हो सकती है, लेकिन संतुष्टि ज्यादा मिलेगी तभी अधीनस्थ जो कोई भी कर्मचारी अधीनस्थ है, उच्चस्थ कोई भी कर्मचारी जितना वो योगदान दे रहा है उसकी तुलना में उसको संतुष्टि ज्यादा मिलेगी, तभी वो काम करने के लिए मोटिवेट होगा, अन्यथा मोटिवेट नहीं होगा। अतः योगदान संतुष्टि संतुलन सिद्धांत का मतलब ये नहीं है कि जितना योगदान दे रहा उतना ही उसको संतुष्टि मिले, या जितना संतुष्टि मिल रही है उतना ही योगदान करेगा। नहीं, योगदान की तुलना में हमेशा संतुष्टि ज्यादा मिलनी चाहिए। तो ये यहाँ पर चर्चा जो है योगदान संतुष्टि संतुलन सिद्धांत के संबंध में जो बात है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इन्होंने, चेस्टर बर्नार्ड ने लीडरशिप के बारे में भी कहा कि ये महामानव सिद्धांत या ग्रेट मैन थ्योरी का समर्थन करते हैं कि नेतागिरी के गुण या नेतृत्व क्षमता या नेतृत्व के गुण जो होते हैं, विशेषताएं जो होती है व्यक्ति में जन्मजात होती है, नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। हालांकि बाद में इसमें चेंज कर दिया गया, 1920 से 1940 के दशक में ये थ्योरी आई थी, विशेषता सिद्धांत, लक्षण सिद्धांत या ग्रेट मैन थ्योरी के नाम से इसे जाना जाता है। और इसमें चेंज किया गया ग्रेट मैन थ्योरी में, महामानव सिद्धांत में, कि नेतृत्व क्षमता सीखी और सिखाई जा सकती है, स्कूल कॉलेजों में इसको डेवलप किया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि चेस्टर बर्नार्ड क्या कहते हैं। ये व्यवहारवादी विचारक हैं, ये संगठन में कार्य प्रणाली पर ज़्यादा फोकस करते हैं, कार्य प्रक्रिया पर ज़्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पर चेस्टर बर्नार्ड का जो महत्वपूर्ण बात है वो स्वीकृति का सिद्धांत और तटस्थता या उदासीनता का क्षेत्र, इसके बारे में आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं समझता हूँ आप इसका जवाब देने की स्थिति में रहेंगे। दोस्तों, इसके बाद सबसे प्रमुख व्यवहारवादी विचारक हर्बर्ट साइमन की भी हम बात कर लेते हैं।
हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन के बारे में थोड़ा सा हम परिचय भी पढ़ेंगे। फिर इन्होंने मानवीय व्यवहार का अध्ययन करने के लिए निर्णयन प्रक्रिया को बताया था, तो निर्णयन के आधार की चर्चा करेंगे हम। फिर इन्होंने निर्णयन प्रक्रिया क्या बताई वो भी हम समझेंगे। प्रशासनिक मनुष्य की अवधारणा, प्रशासनिक मनुष्य की अवधारणा को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद इनका सीमित तार्किकता प्रतिमान, निर्णयन संबंधी सीमित तार्किकता प्रतिमान है, उसकी भी हम चर्चा कर लेंगे। और अन्य प्रतिमान जो हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे। कोई एग्जाम में पूछ लिया जाए बाई चांस तो हम उनके बारे में भी जान लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं साइमन के बारे में, तो साइमन का परिचय की बात करें तो अमेरिकी विचारक हैं और व्यवहारवादी विचारक हैं। इन पर चेस्टर बर्नार्ड का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, हालांकि एल्टन मेयो, एमपी फॉलेट के विचारों का भी प्रभाव था। मेनली जो इन पर प्रभाव था वो चेस्टर बर्नार्ड का था। ये भी व्यवहारवादी मानवीय व्यवहार का सूक्ष्म और वैज्ञानिक और व्यापक रूप से अध्ययन करने की बात कहते हैं। ये संगठन के अंदर कर्मचारियों के व्यवहार का अध्ययन करके उनके मोटिवेटिंग फैक्टरों को जान करके संगठन की कार्यप्रणाली के अध्ययन पे बल देते हैं। संगठन की कार्यप्रणाली को अध्ययन करने के लिए मानवीय व्यवहार का सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार को समझना है कि वो मोटिवेट किन किन कारकों से होता है, तो आप उसकी निर्णयन प्रक्रिया को समझ लीजिए। इन्होंने निर्णयन प्रक्रिया के आधार पे प्रशासन को समझाने का प्रयास किया, क्योंकि संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक स्तर पर कोई भी गतिविधि, कोई भी क्रियाकलाप जो होता है, वो क्रियाकलाप होने से पहले हर व्यक्ति अपने माइंड में कोई ना कोई निर्णय लेता है। और निर्णयन प्रक्रिया किन किन मोटिवेटिंग फैक्टरों से प्रभावित होती है, अगर आपने उसका अध्ययन कर लिया तो आप लोगों को संगठन की कार्यप्रणाली समझ में आ जाएगी, इसको बेटर बनाया जा सकेगा। दोस्तों निर्णय निर्माण उपागम का जनक माना जाता है किसको? हर्बर्ट साइमन को माना जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा व्यवहारवादी विचारक है और इसने शास्त्रीय विचारधारा का सबसे बड़ा कटु आलोचक है। इन्होंने शास्त्रीय सिद्धांतों के ऊपर उसकी आलोचना पे द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1946 में किताब लिखी थी, उसमें जबरदस्त आलोचना की थी शास्त्रीय विचारधारा की। दोस्तों इनको नोबेल प्राइज 1978 में नोबेल प्राइज मिला था इनकी किताब एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के लिए, जिसमें इन्होंने निर्णय प्रक्रिया और निर्णय निर्माण उपागम के बारे में बताया था। तो दोस्तों ये सारी बातें, और भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन किताब है, और भी कई सारी बातें हैं, लेकिन हम लोग काम की बातों पे जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी रैपिड रिवीजन की क्लास है उन्हीं पे चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इन्होंने कहा कि संगठन की कार्यप्रणाली को समझना है तो कर्मचारियों के व्यवहार को समझना पड़ेगा, और कर्मचारियों के व्यवहार को समझने के लिए आपको उनकी निर्णय प्रक्रिया को समझना पड़ेगा कि व्यक्ति निर्णय कैसे लेता है, किन किन कारकों से उनका अच्छा निर्णय होता है, किन किन बातों को सोच करके, मोटिवेटिंग फैक्टरों को सोच करके वो अच्छा निर्णय लेता है, काम करने के लिए मोटिवेट होता है। इस चीज़ को समझने के लिए इन्होंने कहा कि व्यक्ति जो निर्णय लेता है वो दो आधारों पे लेता है, एक है तथ्य और दूसरा है क्या? मूल्य। कोई भी व्यक्ति जो निर्णय लेता है वो तथ्य और मूल्यों के आधार पे लेता है। तथ्य वे होते हैं जो भूतकाल को या वर्तमान को दर्शाते हैं, जो हो चुके हैं। हर व्यक्ति कोई भी निर्णय लेने से समय अपने भूतकाल की बातों को और वर्तमान स्थिति को देख करके निर्णय लेता है। दूसरी बात, मूल्य का मतलब होता है भविष्य की गतिविधियां क्या होना चाहिए, क्या हो चुका है, क्या हो रहा है, साथ में क्या होना चाहिए, इस बात को भी व्यक्ति सोचता है। तो व्यक्ति निर्णय लेते समय दो आधारों पर निर्णय लेता है, वर्तमान और भूतकाल को सोच करके भविष्य में क्या होना चाहिए इसकी वो कल्पना करता है, उसके आधार पर निर्णय लेता है। तो निर्णय लेने के दो आधार है, तथ्य और मूल्य। तथ्य और मूल्यों के आधार पर ही व्यक्ति निर्णय लेता है। अब बात करें
कि व्यक्ति जो निर्णय लेता है वो निर्णय लेने की 3 स्टेजेज होती है, 3 प्रक्रियाएं होती हैं, 3 चरणों से होकर के निर्णय लेता है। कोई भी कर्मचारी जो निर्णय लेता है वो 3 स्टेजेस से होकर निर्णय लेता है। पहली स्टेज जो होती है उसको बौद्धिक या आसूचना गतिविधि कहते हैं। बौद्धिक या आसूचना गतिविधियां, बौद्धिक या आसूचना गतिविधियां। दूसरी होती है डिजाइन या विकल्पन, डिजाइन या विकल्पन गतिविधियां या प्रारूपण गतिविधियां, कुछ भी नाम हो सकता है, इंग्लिश में डिजाइन बोलेंगे। और लास्ट होती है चॉइस यानी चयन गतिविधियां, चयन गतिविधियां, चयन गतिविधियां। दोस्तों बौद्धिक या आसूचना गतिविधि का मतलब होता है कि सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जो होता है, संगठन में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति जो है वो सबसे पहले उस विषय का निर्धारण करता है जिसके बारे में निर्णय लेना, उस समस्या का निर्धारण करता है, उसकी प्रकृति को समझने की कोशिश करता है। वो सोचेगा कि कोई समस्या है तो उससे क्या क्या तथ्य है, क्या क्या पहलू, उन तथ्यों को इकट्ठा करता है, तथ्यों को सोचता है, टाइम देता है और उनका विश्लेषण करता है। तथ्यों को इकट्ठा करके, सोच के, विश्लेषण करके फिर उन तथ्यों के आधार पे समस्या की प्रकृति को समझ के उसको समाधान खोजने का प्रयास करता है कि इसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं, क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, यानी विभिन्न विकल्पों की खोज करता है। विभिन्न विकल्पों की खोज करने के साथ में वो ये जो विकल्प हैं इन विकल्पों का आपस में कंपैरिजन करता है, तुलना करता है, और तुलना करके जो सर्वोत्तम विकल्प होता है उस सर्वोत्तम विकल्प का वह चयन कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ABCDE में से ई विकल्प उसको सबसे अच्छा लगा तो ई विकल्प का उसने क्या कर लिया, चयन कर लिया। तो अंतिम रूप से चयन गतिविधि में अंतिम रूप से निर्णय कर लिया जाता है। हर व्यक्ति जो है निर्णय 3 स्टेजेस से होकर करता है। पहला आसूचना या बौद्धिक गतिविधियां, दूसरा डिजाइन या विकल्पन गतिविधियां और तीसरा चयन या चॉइस गतिविधियां। ये तीनों स्टेज जो है, चरण जो है, आपस में इस तरह से घुले मिले होते हैं, इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। ये इतने घुले मिले होते हैं जैसे पहिए के अंदर पहिया, व्हील, दे आर व्हील विद इन व्हील। खुद साइमन ने कहा है कि ये इतना सेपरेट करना आसान नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैंने इनको आपके सामने सेपरेट करके बताया है। तो व्यक्ति जो निर्णय लेता है वो 3 चरणों से गुजर के लेता है। एक चरण की गतिविधि चल रही होती है, उसके साथ डिजाइन भी चल रही होती है, चयन का भी बात चल रही होती है। तो आपस में ये तीनों गतिविधियां मिली हुई होती हैं। अब इसके बाद दोस्तों अपन चर्चा करते हैं कौन सी गतिविधि पे। अगली गतिविधि है हमारी कौन सी, प्रशासनिक मनुष्य की अवधारणा। प्रशासनिक मनुष्य, देखिए अभी तक शास्त्रीय विचारकों ने संगठन में काम करने वाले कर्मचारी को क्या माना, आर्थिक मनुष्य माना। क्या माना दोस्तों, आर्थिक मनुष्य माना। और आर्थिक मनुष्य के बारे में ये कहा कि आर्थिक मनुष्य जो होता है वो पूर्ण तार्किक होता है। पूर्ण तार्किक व्यक्ति यानी टोटल दिमाग के आधार पर निर्णय लेता है और व्यक्ति स्वभाव से सेल्फिश होता है, अतः वो अपना फायदा या नुकसान देख करके नहीं तथ्य आधारित निर्णय लेता है। कैसा निर्णय लेता है, तथ्य आधारित निर्णय लेता है, तथ्यों के आधार पर निर्णय लेता है और वो अपने हित में सर्वोत्तम निर्णय लेता है। क्या लेता है, सर्वोत्तम निर्णय लेता है। ये शास्त्रीय विचारक मानते हैं। आर्थिक मनुष्य की अवधारणा कहती है कि कर्मचारी पूर्ण तार्किक होता है, तथ्यों के आधार पर मेरा फायदा नुकसान इस चीज को सोच के निर्णय लेता है और सर्वोत्तम निर्णय लेता है, अपने हित में निर्णय लेता है। वहीं दोस्तों यहाँ दूसरी जो अवधारणा है, वहीं मानव संबंध विचारधारा की अवधारणा जो है कर्मचारी को सामाजिक मनुष्य मानती है। क्या मानती है दोस्तों, सामाजिक मनुष्य मानती है। और सामाजिक मनुष्य क्या कहता है कि व्यक्ति अतार्किक होता, दिमाग के आधार पर निर्णय नहीं लेता बल्कि भावनाओं के आधार पर, आपसी संबंधों के आधार पर निर्णय लेता है। व्यक्ति यानी केवल मूल्यों के आधार पर निर्णय लेता है, मूल्य आधारित निर्णय लेता है। और ऐसा व्यक्ति अतार्किक निर्णय लेता है। कैसा लेता है, ऐसा व्यक्ति अतार्किक निर्णय लेता है। तीसरी बात, साइमन जो है, साइमन इनसे थोड़ी सी अलग बात करते हैं। साइमन कहते हैं कि नहीं, संगठन में काम करने वाला कर्मचारी मध्यम मार्ग को अपनाता है। मध्यम मार्गी मतलब उसने इनका नाम दिया प्रशासनिक मनुष्य। क्या नाम दिया, प्रशासनिक मनुष्य। प्रशासनिक मनुष्य की अवधारणा दी। और ये
व्यक्ति तार्किकता तो है, सर्वोत्तम निर्णय ले सकता है, लेकिन इसकी तार्किकता परिस्थितियों के कारण सीमित हो जाती है। वो अपने हित में सर्वोत्तम निर्णय नहीं ले पाता है, वो सीमित तार्किकता के आधार पर ही निर्णय लेता है। और ऐसा व्यक्ति तथ्य और मूल्य दोनों के आधार पर निर्णय लेता है और वह संतुष्टिप्रद निर्णय लेके ही काम चलाता है। सर्वोत्तम निर्णय नहीं ले पाता, ले सकता है लेकिन ले नहीं पाता है, वो संतुष्टिप्रद निर्णय ही लेता है। यानी संगठन में काम करने वाला जो कर्मचारी होता है, इसको समझने के लिए ऐसे मानिए कि संगठन में ये कर्मचारी काम कर रहा है, ये प्रशासनिक मनुष्य है, ये निर्णय अपने हित में ले सकता है, लेकिन इसने अपने हित में निर्णय लिया तो हो सकता है कानून का उल्लंघन हो जाए, हो सकता है उच्च अधिकारी नाराज हो जाए, हो सकता है इसके पास अपने हित में निर्णय लेने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उचित संसाधन नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति जो है ये देखेगा कि ऊपर वाला भी नाराज नहीं हो, नियम कानूनों का भी उल्लंघन नहीं हो, मेरा भी नुकसान नहीं हो। यानी सर्वोत्तम निर्णय लेने के बजाय काम चलाऊ निर्णय या संतुष्टि पर निर्णय लेके ही काम चलाता है। तो व्यक्ति ना पूरी तरह से आर्थिक मनुष्य होता है, ना पूरी तरह से सामाजिक मनुष्य होता है, वो दोनों के मिश्रित रूप होता है। इसका नाम इन्होंने क्या दे दिया? प्रशासनिक मनुष्य की अवधारणा दे दी। प्रशासनिक मनुष्य की तार्किकता सीमित होती है परिस्थितिगत कारकों से, उसको समझाने के लिए उन्होंने सीमित तार्किकता प्रतिमान दिया था। उस सीमित तार्किकता प्रतिमान को मैं आपके सामने यहाँ बोर्ड पर स्पष्ट कर रहा हूं। अपन मान ले ये प्रशासनिक मनुष्य है, प्रशासनिक मनुष्य क्या लेता है? संतुष्टिप्रद निर्णय लेता है। संतुष्टिप्रद निर्णय लेता है। इसकी तार्किकता को सीमित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, जैसे अपन मान ले व्यक्तिगत कारक, हर व्यक्ति की क्षमताएं अलग होती है, मान्यताएं अलग होती है। कुछ संगठनात्मक कारक भी हो सकते हैं, कुछ तकनीकी पहलू भी हो सकते हैं, तकनीकी कारक भी हो सकते हैं। साथ में आपको ये भी पता है कुछ परिस्थितिगत कारक भी हो सकते हैं, और कोई परिस्थिति समय, निश्चित समय में ही और निश्चित लागत में ही निर्णय लेना बाध्यकारी हो, तो समय एवं लागत संबंधी कारक भी हो सकते हैं। अन्य और भी कोई अन्य पहलू हो सकते हैं, अन्य कारक भी हो सकते हैं, जो कि संगठन में काम करने वाला जो कर्मचारी है, इस कर्मचारी की तार्किकता को क्या कहते हैं? सीमित कहते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सीमित तार्किकता। ये मॉडल जो है साइमन ने ही बनाया है, साइमन ने ही बताया है इसके बारे में। साइमन कहता है कि व्यक्ति जो निर्णय लेता है वो सर्वोत्तम निर्णय ले तो सकता है, प्रशासनिक मनुष्य होने के नाते उसको नियम कानूनों से बना हुआ है, परिस्थितियों से बना हुआ है, वो अपने हित में सर्वोत्तम निर्णय ले तो सकता है लेकिन ले नहीं पाता, क्योंकि इसकी तार्किकता सीमित हो जाती है। उसकी तार्किकता को सीमित करने वाले संगठनात्मक, व्यक्तिगत, तकनीकी, परिस्थितिगत, समय व लागत संबंधी और अन्य बहुत सारे कारक होते हैं जो इसकी तार्किकता को सीमित कर देते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति तथ्य और मूल्यों के आधार पर संतुष्टिप्रद निर्णय लेकर के ही काम चलाता है, वो सर्वोत्तम निर्णय नहीं ले पाता है। ये अवधारणा सीमित तार्किकता प्रतिमान के रूप में जानी जाती है। ये बात यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गई होगी। दोस्तों, अन्य प्रतिमान ऐसे ही, जैसे सीमित तार्किकता प्रतिमान इन्होंने दिया, ऐसे ही जो एक और विचारक हैं चार्ल्स लिंडब्लूम नाम के विचारक हैं। इन्होंने इंक्रीमेंटल मॉडल प्रतिपादित किया। इंक्रीमेंटल मॉडल, वृद्धिशील मॉडल। इन्होंने कहा कि प्रशासन के अंदर जो भी प्रशासनिक गतिविधियां होती हैं, प्रशासन के अंदर कोई भी नीति, नियम, कानून जो भी होते हैं,
वो वृद्धिशील क्रम में बनते पहले से चली आ रही नीति नियमों को ही आगे बढ़ाने के क्रम में निर्णय लिए जाते हैं। तो ये वृद्धिशील मॉडल की बात करते हैं। वहीं सीमित तार्किकता प्रतिमान के अंदर साइमन कहते हैं कि व्यक्ति जो निर्णय लेता है या शासन प्रशासन के अंदर जो निर्णय लिए जाते हैं वो नए सिरे से लिए जाते हैं, शुरुआत से लिए जाते हैं। जबकि वृद्धिशील में कहा जाता है कि वो वृद्धिशील क्रम में पहले से चले आ रहे नीति नियम कानून कार्यक्रम उनको आगे बढ़ाने के क्रम में ही निर्णय लिए जाते हैं। जबकि एक अमिताई एडजोनी नाम के विचारक आए, अमिताई एडजोनी ने मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल दिया, और मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल के अंदर उन्होंने बताया कि जो निर्णय लिए जाते हैं वो नए सिरे से भी लिए जाते हैं और वृद्धिशील क्रम में भी लिए जाते हैं। एक और विचारक आए ड्रॉर, उन्होंने ऑप्टिमल मॉडल दिया। तो ये कुछ मॉडल्स हैं जो निर्णय निर्माण संबंधी मॉडल है। निर्णय निर्माण के आधार पर जो मानवीय व्यवहार का, संगठनात्मक व्यवहार का अध्ययन करने वाला सबसे प्रमुख विचारक साइमन है। साइमन को निर्णय निर्माण उपागम का जनक या पिता माना जाता है। ये सबसे प्रमुख विचारक है। मानवीय व्यवहार का सूक्ष्म, वैज्ञानिक और व्यापक रूप से, तार्किक रूप से अध्ययन करने पर ये बल देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ चेस्टर बर्नार्ड और साइमन रूपी जो व्यवहारवादी विचारक हैं उनकी चर्चा हमने कर ली है। अब हम एक और विचारक की बात करते हैं जो सामान्य सा विचारक है, आपके एग्जाम में बहुत आता है और उसने जो सिद्धांत दिया उसकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। एक विचारक है डगलस मैकग्रेगर। डगलस मैकग्रेगर ने XY सिद्धांत दिया। XY सिद्धांत, दोस्तों XY सिद्धांत है क्या? बहुत आसान सी बात है। XY सिद्धांत, पहले इन्होंने X सिद्धांत प्रतिपादित किया, जब इसकी आलोचना हुई तो इन्होंने Y सिद्धांत प्रतिपादित किया। और दोनों सिद्धांतों में क्या अंतर है थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज इनकी बुक का नाम है। उस बुक के अंदर इन्होंने दिया, एक साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उनके आधार पे मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया, मानवीय स्वभाव के आधार पे उनके मोटिवेटिंग फैक्टरों को समझने की कोशिश की। इन्होंने पहले एक्स सिद्धांत दिया और एक्स सिद्धांत में इन्होंने एक तरह से शास्त्रीय विचारधारा जैसी बात की, यानी मनुष्य को आर्थिक मनुष्य के रूप में ही देखा, मनुष्य के बारे में नकारात्मक अप्रोच रखी। मनुष्य स्वभाव से ही एक आलसी, कामचोर, महत्वाकांक्षाहीन, अतार्किक, असंवेदनशील प्राणी होता है। वह जिम्मेदारियों से बचना चाहता है, जिम्मेदारियां लेना पसंद नहीं करता। वह लालच और भय की स्थिति में ही काम करेगा, उसे काम करने में कोई रुचि नहीं होती, उसे पहल करने की स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, उस पर कठोर नियंत्रण रखना चाहिए। वो बाह्य नियंत्रण पसंद करता है, वो सहभागी प्रबंधन की बात नहीं अपनानी चाहिए, उसके काम का नज़दीक से और नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए परीक्षण करना चाहिए। ये सारी बातें जो हैं किसमें आ जाएंगी? एक्स सिद्धांत के अंदर आ जाएंगी। ये गाजर छड़ी सिद्धांत का समर्थन करता है, एक्स सिद्धांत मोटिवेशन संबंधी, यानी ये शास्त्रीय विचारधारा से या टेलर की विचारधारा से मिलती जुलती अभिप्रेरणा को मानता है। ये जो अवधारणा है एक्स सिद्धांत के रूप में जानी जाती है। जब इसकी आलोचना की गई तो इसने अपनी थ्योरी, एक्स थ्योरी को बदल के वाई थ्योरी दे दी, अपनी अवधारणा बदल दी और इसने अब मनुष्य के बारे में सकारात्मक बातें की, जैसा कि ये मानवीय व्यवहार की बात करता है। इसने कहा मनुष्य जो है स्वभाव से ही कर्मशील, तार्किक, महत्वाकांक्षी, सृजनशील, रचनात्मक प्राणी होता है। उसे जिम्मेदारियां लेना पसंद होता है, उत्तरदायित्व निर्वहन करना चाहता है, काम करने में आनंद की प्राप्ति होती है। व्यक्ति आत्म अनुशासित होता है, व्यक्ति को पहल की स्वतंत्रता देनी चाहिए, उसका सामान्य पर्यवेक्षण होना चाहिए, बाह्य कठोर नियंत्रण पसंद नहीं करता है, उसे सहभागी प्रबंधन को अपनाना चाहिए। यानी ये सारी बातें जो इसके अपोजिट थी वो वाई सिद्धांत के अंदर दे दी। तो एक्स और वाई सिद्धांत दोनों अपोजिट सिद्धांत हैं। एक्स सिद्धांत शास्त्रीय विचारधारा से मिलता जुलता है और वाई सिद्धांत जो है किस ओर ले जाता है, इसको व्यवहारवादी विचारधारा की या मानव संबंध विचारधारा की ओर लेके जाता है। तो ये एक्स वाई सिद्धांत है जो आपसे अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत सामान्य सा सिद्धांत, सामान्य सी बात है, डगलस मैकग्रेगर के द्वारा ये बताया गया। दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करें अब्राहम मैस्लो। एक और विचारक अब्राहम मैस्लो साइकोलॉजिस्ट हैं, इनकी भी चर्चा कर ले। बहुत ही फेमस है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एग्जाम में आता है, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है।
और वो है आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत। आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत। दोस्तों आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत क्या है? एक्चुअली ये साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने क्या किया कि मनुष्य की मोटिवेशन फैक्टर के रूप में इन्होंने बताया कि मनुष्य की जो असंतुष्ट आवश्यकताएं होती हैं वो हमेशा व्यक्ति को काम करने के लिए मोटिवेट करती हैं, और असंतुष्ट आवश्यकताओं को जीवन भर में व्यक्ति के पास जितनी भी असंतुष्ट आवश्यकताएं होती हैं उनको इन्होंने हायरार्की में पदसोपानिक श्रृंखला में नीचे से ऊपर की ओर बांटा। सबसे पहली आवश्यकता इन्होंने बताई क्या? शारीरिक या भौतिक आवश्यकताएं। शारीरिक या भौतिक आवश्यकताएं, इनमें इन्होंने 4 प्रकार की आवश्यकताएं बताई: भूख, प्यास, नींद और सेक्स। दूसरी आवश्यकता इन्होंने बताई वो है सुरक्षात्मक आवश्यकता, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता। तीसरी जो आवश्यकता इन्होंने बताई वो है सामाजिक या प्रेम संबंधी आवश्यकता, सामाजिक या प्रेम संबंधी आवश्यकता, लव नीड्स। चौथी आवश्यकता जो इन्होंने बताई वो चौथी आवश्यकता है उपलब्धि या पहचान, उपलब्धि या पहचान संबंधी आवश्यकता। और लास्ट इन्होंने बताई आत्मसिद्धि या स्वयं प्राप्ति, आत्मसिद्धि या स्वयं प्राप्ति संबंधी आवश्यकता। दोस्तों आत्मसिद्धि शब्द कोर्ट गोल्डस्टीन ने दिया है, कोर्ट गोल्डस्टीन ने यह शब्द प्रतिपादित किया था। इन्होंने जो 3 आवश्यकताएं हैं इनको निम्न स्तरीय आवश्यकता कहा, और जो 2 ऊपर वाली आवश्यकताएं इनको उच्च स्तरीय आवश्यकता कहा। दोस्तों ये समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप समझना, यहीं पे समझ में आ जाएगा अच्छे से। और ये एग्जाम में बहुत आता है, बड़े क्वेश्चन में भी आता है आपका। ये व्यवहार के अंदर भी क्वेश्चन पूछ लिया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी पूछ लिया था, साइकोलॉजी के अंदर, दोनों में कहीं भी पूछा जा सकता है। पिछली एग्जाम में आ भी चुका है ये क्वेश्चन आपके। दोस्तों अब्राहम मैस्लो साइकोलॉजिस्ट है, और ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन किताब लिखी 1943 में, उसके अंदर इन्होंने ये आवश्यकता पद सोपान प्रतिपादित किया। इन्होंने कहा कि कोई भी मनुष्य जो होता है जीवन भर असंतुष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही प्रयास करता है। व्यक्ति को हमेशा असंतुष्ट आवश्यकताएं ही काम करने के लिए प्रेरित करती हैं, संतुष्ट आवश्यकता काम करने के लिए प्रेरित नहीं करती है। इस बात को आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब हमको भूख लगती है तभी हम खाना खाने का प्रयास करते हैं, यानी भूख संबंधी आवश्यकता असंतुष्ट होने पर ही हम खाना खाने का प्रयास करते हैं। भूख नहीं लगी होती तब हम खाना खाने का प्रयास नहीं करते। यानी कोई भी व्यक्ति कोई क्रियाकलाप, कोई भी गतिविधि, काम जो करेगा, कार्य व्यवहार करेगा, वो कार्य व्यवहार हमेशा असंतुष्ट आवश्यकताओं के आधार पर ही करता है। असंतुष्ट आवश्यकताएं ही उसको मोटिवेट करती हैं। तो असंतुष्ट आवश्यकताओं के आधार पर मोटिवेट होकर के वो काम करता, अभिप्रेरित करती है। बात समझ में आई क्या आपको? दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, असंतुष्ट व्यक्ति जीवन भर असंतुष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भागता रहता है। एक असंतुष्ट आवश्यकता पूरी हो गई, उसके बाद वो दूसरी आवश्यकता, असंतुष्ट आवश्यकता की ओर बढ़ेगा, दूसरी हो गई तो तीसरी की ओर, चौथी की ओर। इस तरह से जो संतुष्ट आवश्यकता होती है वो अगली असंतुष्ट आवश्यकता के लिए प्लेटफॉर्म का काम करती है, आधारभूत संरचना का काम करती है, आगे की ओर बढ़ने में मदद करती है। तो दोस्तों इन्होंने व्यक्ति के जीवन में जितनी भी असंतुष्ट आवश्यकताएं होती हैं उनको ओवरऑल इन्होंने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया, और उनकी तीव्रता के क्रम में, तीव्रता के घटते क्रम में उन्होंने नीचे से ऊपर की ओर उसको पदसोपानिक श्रृंखला में जमाया। सबसे पहली आवश्यकता इन्होंने शारीरिक या भौतिक आवश्यकता बताई, यानी 4 आवश्यकताएं: भूख, प्यास, नींद और सेक्स। ये 4 आवश्यकताएं सबसे प्राइमरी आवश्यकता होती है, सबसे ज्यादा तीव्रता इनकी होती है, सबसे ज्यादा संख्या इन आवश्यकताओं वाले लोगों की होती है, यानी ये सभी को महसूस होती है।
इसलिए इसको सबसे पहले पायदान पे रखा। जब ये आवश्यकता पूरी होती है तो व्यक्ति सुरक्षा संबंधी आवश्यकता की ओर जाता है, सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात से बचाव के लिए कपड़ा, मकान वगैरह की व्यवस्था करता है। फिर ये सब चीज़ें पूरी होती है तो व्यक्ति को सामाजिक आवश्यकताओं की ओर बढ़ता है, लव नीड्स, समाज के साथ में पारिवारिक संबंध या सामाजिक संबंधों को निभाता है। फिर इनके बीच में उपलब्धि यानी अपनी अलग पहचान बनाने की ओर अग्रसर बढ़ता है और अधिकांश लोगों की अधिकांश जिंदगी इन्हीं 4 आवश्यकताओं में गुजर जाती है। लास्ट में आकर के वो व्यक्ति जब ये सारी चीज़ें प्राप्त कर लेता है तो कहाँ पहुँचता है, वो आत्मसिद्धि यानी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है। वो किसी के लिए काम नहीं करता, अपनी संतुष्टि के लिए, आत्मसिद्धि के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है। इसी को सर्वोच्च आवश्यकता कहा गया है। तो नीचे से ऊपर की ओर घटते क्रम में सबसे ज़्यादा तीव्रता इसकी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी, इसके बाद इसकी, इसके बाद इसकी, इस प्रकार से तीव्रता का क्रम होता है। यही आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया, कई बार पूछा जाता है। और एक अंतिम विचारक जो मोटिवेशन संबंधी विचारक है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, वो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है और वो विचारक है फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने द्विकारक या द्विघटक सिद्धांत दिया। द्विकारक या द्विघटक, 2 फैक्टर थ्योरी, द्विकारक या द्विघटक सिद्धांत दिया। इसको हम हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी भी कहते हैं। इसको हम हाइजीन इसे हम हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी भी कहते हैं, स्वास्थ्य घटक, अभिप्रेरक घटक थ्योरी भी कहते हैं। एक्चुअली ये भी एक साइकोलॉजिस्ट है, इसने 200 से भी ज़्यादा अकाउंटेंट और इंजीनियरों के इंटरव्यू लिए, उनके आधार पे कुछ क्वेश्चन पूछ करके उनके जो जवाब आए उससे इन्होंने मानवीय व्यवहार का अध्ययन करने की कोशिश की, मानवीय व्यवहार को समझने की कोशिश की कि मानवीय व्यवहार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। इन्होंने विभिन्न कारकों को 2 भागों में बांटा, एक हाइजीन कारक, हाइजीन या स्वास्थ्य घटक, हाइजीन या स्वास्थ्य घटक, और दूसरा मोटिवेशन या अभिप्रेरक घटक। हाइजीन या स्वास्थ्य घटक के अंदर इसने मेनली कंपनी की नीतियां, या नियम, कानून को शामिल किया, कार्य करने की भौतिक दशाएं या परिस्थितियों को शामिल किया, कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन भत्ते या पारिश्रमिक को इसमें शामिल किया, यहाँ सहयोगात्मक पर्यवेक्षण को भी इसके अंदर शामिल किया, और उच्च अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच में, पर्यवेक्षक और सुपरवाइजर और कर्मचारी के बीच में अंतर्व्यक्तिक संबंध को इन्होंने हाइजीन कारकों में शामिल किया। और मोटिवेशन कारकों में इन्होंने कार्य को ही शामिल किया। दूसरा, कार्य के साथ जो पहचान मिलती है उसको भी इसमें शामिल किया, उत्तरदायित्व को इसमें शामिल किया, उपलब्धि और लास्ट पदोन्नति। दोस्तों, इन्होंने मानवीय व्यवहार का सूक्ष्म वैज्ञानिक अध्ययन किया और उसको समझते हुए मानवीय व्यवहार को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक होते हैं उन कारकों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, 2 भागों में बांटा, एक हाइजीन कारक और दूसरा मोटिवेटिंग फैक्टर। हाइजीन कारक वे कारक होते हैं जो कर्मचारियों में असंतुष्टि को आने से रोकते हैं, इनका संतुष्टि से कोई लेना देना नहीं होता, मतलब ये संतुष्टि नहीं लाते लेकिन ये असंतुष्टि को रोकते हैं। अगर किसी कंपनी की नीतियां, नियम, कानून अच्छे हैं, कर्मचारियों के फेवरेबल है तो कर्मचारियों में असंतुष्टि नहीं आएगी।
लेकिन इनका संतुष्टि से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी में कर्मचारी बना रहेगा, कार्य करने की भौतिक दशाएं अगर अच्छी हैं कंपनी के अंदर, संगठन के अंदर, तो कंपनी के कर्मचारियों में असंतुष्टि नहीं आएगी। वेतन भत्ते समय पे उचित मात्रा में दिए जाते हैं तो कर्मचारियों में असंतुष्टि नहीं आएगी। कर्मचारियों के साथ सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया जाता है तो कर्मचारियों में असंतुष्टि नहीं आएगी। अंतर व्यक्तिक संबंध अगर अच्छे हैं तो कर्मचारियों में असंतुष्टि नहीं आएगी। यानी ये वे कारक हैं जिनके कंपनी में होने से कर्मचारियों में असंतुष्टि या बीमारी या नाराजगी नहीं आती है, लेकिन इनके होने से संतुष्टि या मोटिवेशन भी नहीं आता है। इन कारकों का मोटिवेशन से या संतुष्टि से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल असंतुष्टि को आने से रोकते हैं। संतुष्टि लाने वाले कारक ये हैं, ये मोटिवेशन फैक्टर है, संतुष्टि इनकी वजह से आती है, इनकी वजह से कर्मचारी ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट होता है। यानी कार्यश्रम, अगर किसी व्यक्ति को काम करने में आनंद आता है, उसको पसंद का काम दिया जाता है, तो कर्मचारी उस काम को और बेटर तरीके से करने के लिए मोटिवेट होता है। उसको काम के बदले में उसकी पहचान होती है, काम की वजह से पहचान होती है, तो वो अपनी पहचान को और बढ़ाने का प्रयास करता, मोटिवेट होता है। व्यक्ति को अपने पद से बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, उत्तरदायित्व दिया जाता है, तो उसके अंदर आत्मसंतुष्टि का भाव आता है कि मुझे इस योग्य समझा गया, वो और बेहतर तरीके से काम करने के लिए मोटिवेट होता है। कर्मचारी को काम के बदले में मौद्रिक या गैर मौद्रिक किसी भी प्रकार की कोई उपलब्धि दी जाती है, पुरस्कार दिया जाता है, तो वो भी कर्मचारी के मन में संतुष्टि लाता है और वो बेहतर काम करने के लिए अभिप्रेरित होता है। और पदोन्नति, समय से पहले कर्मचारी को अगर पदोन्नति मिलती है काम के बदले में, तो उसके मन में संतुष्टि आती है, वो बेटर काम करने के लिए मोटिवेट होता है। इस प्रकार से ये हाइजीन कारक और मोटिवेटिंग फैक्टर जो हैं, ये 2 फैक्टर थ्योरी के नाम से जाने जाते हैं। ये फ्रेडरिक हचबर्ग ने बताया। ये ध्यान रखने की बात यह है कि ये असंतुष्टि को आने से रोकते हैं कर्मचारियों में, और ये कर्मचारियों में संतुष्टि को लाते हैं। यानी मोटिवेशन को लाने वाले कारक ये हैं, इनका असंतुष्टि से कोई संबंध नहीं है, और ये असंतुष्टि को रोकने वाले कारक हैं, इनका संतुष्टि या अभिप्रेरणा से कोई संबंध नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो व्यवहारवादी विचारक यानी व्यवहारवादी विचारधारा जो है, मानवीय व्यवहार का सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक अध्ययन करके संगठन की जो कार्य प्रणाली है उसको बेहतर बनाने की बात कहती है। जहां शास्त्रीय विचारधारा संरचना को महत्वपूर्ण मानती थी, वहां व्यवहारवादी विचारधारा कार्य प्रक्रिया को और मानवीय व्यवहार को महत्व देती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को व्यवहारवादी विचारधारा का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों, व्यवहारवादी विचारधारा संबंधी बात जो मैं आपको बता रहा था वो यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, 2 फैक्टर थ्योरी वगैरह, इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों, इसके बाद में हम लोग जो है पारिस्थितिकी उपागम, जो मैंने आप लोगों को चौथे चरण में, उद्भव विकास के चौथे चरण में पढ़ा दिया, परिस्थिति उपागम की चर्चा हम कहते हैं, वो भी हमने पढ़ लिया। इसके अलावा हम लोग एक संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम की बात करते हैं, उसकी भी चर्चा हमने चौथे चरण में, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम, इसकी भी चर्चा हमने चौथे चरण में कर ली थी। और फिर इसके बाद हमने व्यवस्था उपागम की बात करते हैं, जो सबसे आधुनिक उपागम है व्यवस्था उपागम, उसकी भी चर्चा हमने चौथे चरण में कर ली थी। इस प्रकार आपका जो अधिगम है, प्रशासन या लोक प्रशासन के उपागम या अधिगम, वो टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आप लोग पिछले सालों के देखिएगा। इन्हीं से सीधे सीधे क्वेश्चंस आते। पारिस्थितिकी उपागम से क्या तात्पर्य मैंने आपको बताया। आप व्यवस्था उपागम के बारे में पूछ लेंगे, आपसे पूछ लेंगे 2 फैक्टर थ्योरी क्या है, आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, या आपसे कहेंगे XY सिद्धांत को समझाइए। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में इसी तरह के आए हैं और सीधे सीधे मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए। शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए आप इनका जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमारी क्लास आपके लिए यूजफुल हो रही होगी, सिद्ध हो रही होगी। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैं मोटे तौर पे सारी चीज़ों को लगभग बता के चल रहा हूँ। और आपके पिछले सालों के पेपर्स आप देखोगे, क्वेश्चंस देखोगे, तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्ट इनसे टॉपिक से सीधे की सीधे मिल जाएंगे। आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करवा रहा, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, क्योंकि आपके पास समय कम है। मेरा उद्देश्य है रैपिड रिवीजन, फास्ट रिवीजन कराने का।
उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ में थोड़ा सा एक स्पीडली चल रहा हूँ, चीज़ों को रिवाइज कराने के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल सिद्ध हो रही होगी और आज की क्लास तो खासकर इसमें से बहुत ज़्यादा मैस्लो, मैकग्रेगर, हर्ट्ज़बर्ग इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आता है। साइमन से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे, ये जो क्लास है बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, कॉन्फिडेंस रखें, शॉर्ट नोट्स बनाते रहें, आपको निश्चित रूप से बेनिफिट होगा। आप का जो आगामी परीक्षा है और आगामी परीक्षा में आप अच्छा परफॉर्मेंस करके आएँ और राज्य की सर्वोच्च सेवा में आप सर्वोच्च रैंक के साथ में सफलता प्राप्त करें, इसी शुभकामना के साथ में आज मैं विदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास में वापस से मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।